जय हिंद दोस्तों, मैं विकास भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग रिवीजन करेंगे सीआरपीसी को, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। एक अहम पार्ट है जहां से आपको 3-4 सवाल दिख सकते हैं और बड़े ही आसान सवाल आएंगे। पूरे सीआरपीसी को इस वीडियो में कवर किया गया है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, क्योंकि जो भी ज़रूरतमंद है उनको इसका लाभ मिल सके। साथ ही साथ चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे द्वारा बनाए गए इन वीडियो के सीरीज़ जो है वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। चलिए तो शुरू करते हैं आज हम लोग सीआरपीसी के सफ़र को। सीआरपीसी में जो है कुल जो धाराएं हैं 484 धाराएं हैं, उसमें हम लोग जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसको यहाँ पर फटाफट डिस्कस करेंगे। ज़्यादा डीप में ये नहीं जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा डीप के लिए आपको डीपेस्ट वीडियो बना पड़ा हुआ है, प्लेलिस्ट में जा कर के आप सीआरपीसी में देख सकते हैं। यहाँ आपको सिर्फ रिवीजन के पर्पज़ से इसे बनाया जा रहा है। जहाँ कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें आपको बताने की आवश्यकता है, वो पिन पॉइंट करने की आवश्यकता है, वो इस वीडियो में मैं आपको ब्रीफ करते हुए चलूँगा। सबसे पहले सीआरपीसी बना कब? 1973 में। लागू तिथि आपसे पूछा जा सकता है, तो 1 अप्रैल 1974 से यह लागू हुआ था। सेक्शन 1 को जिक्र नहीं किया गया है, उसमें वही होगा क्या? इसका संक्षिप्त नाम, विस्तार और लागू तिथि। तो आप ये जान लीजिएगा कि आर्टिकल 370 का हटने के बाद क्या है, सीआरपीसी जो है अब जम्मू कश्मीर में भी लागू हो गया है। तो आइए सेक्शन 2 क्या है। सेक्शन 2 में डेफिनेशंस बताए गए हैं, परिभाषा, कुछ शब्दों के परिभाषाओं के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है 2 के ए में आपको बताया गया है बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस। ध्यान रखिएगा, बेलेबल जमानती और अजमानती दोनों की परिभाषा जो है 2 के ए में ही है। वहीं 2 के बी में चार्ज के बारे में बताया गया है। तो आप देखिएगा यहाँ पर कैसे आप याद रखेंगे। ए और बी को याद रखने के लिए 2 का ए है तो आपको अगला वर्ड बी है, बेलेबल याद रखना है। 2 के बी में क्या है, अगला वर्ड सी है, चार्ज मतलब आरोप, किसी पर क्या आरोप लगा है उसके बारे में। तो 2 ए और बी आपका कंप्लीट हो गया होगा। एक ट्रिक आप याद रखिए, सी एल छुट्टी आप लेते हैं तो सी में क्या है, सी में आपको कॉग्निजिबल ऑफेंस बताया गया है और एल में आपको नॉन कॉग्निजिबल को बताया गया है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे सी में आपको संज्ञेय अपराध और यहाँ एल में आपको दिख रहा होगा नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस और संज्ञेय अपराध के बारे में। बहुत आसानी से आपको यह याद हो गया होगा। आइए फिर देखते हैं डी में क्या है। डी में आपको कंप्लेंट, परिवाद के बारे में बताया गया है। वहीं जी में आपको इंक्वायरी के बारे में बताया गया है और एच में इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताया गया है। आई में जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, न्यायिक कार्यवाही के बारे में बताया गया है। एल आपको पहले ही बता दिया। एन में आपको जो है ऑफेंस के बारे में बताया गया है। उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट है वो है आर में आपको पुलिस रिपोर्ट के बारे में बताया गया है, जो सेक्शन 173 में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। डब्ल्यू में क्या है, डब्ल्यू में आपको समन केस और एक्स में आपको वारंट केस। मतलब डब्ल्यू को वारंट, डब्ल्यू से वारंट होता है वो बाद में है, वो एक्स में है, और जो डब्ल्यू में है वो एस पहले है, समन मामला। वहीं डब्ल्यू ए जोड़ा गया है नया, हो सकता है ये आपसे पूछ ले, स्टार मार्क लगाइए। 2009 में ये अमेंडेड करके विक्टिम शब्द को जोड़ा गया था, पीड़ित किसको कहते हैं। तो इस तरीके से परिभाषा के जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी वो यहाँ पर आपको याद हो गया होगा। चलते हैं आगे सेक्शन 6 में। सेक्शन 6 में क्या बताया गया है, क्लास ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स, कितने प्रकार के कोर्ट्स होते हैं, दंड न्यायालयों के क्या वर्ग हैं। बड़े आसानी से याद रखिए, इसका डीप वीडियो मैंने बहुत अच्छे से बनाया है। एक होता है सेशन न्यायालय, जैसे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज आप नाम सुने होंगे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश। उसके बाद होता है एक होता है फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एक होता है सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट। जो फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उसके पास ही रेल की सारी जो है, जो भी घटनाएं, जो भी अपराध है उसको उन्हीं के पास लेकर के आ जाता है। वही फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट अगर कोई मेट्रोपॉलिटन सिटी में बैठता है, महानगर में बैठता है, तो उसे महानगर मजिस्ट्रेट के नाम से जाना जाता है। कॉमन सा नाम है, जैसे दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे, बेंगलोर, इन सब चीज़ों में कहाँ पर, यहाँ पर इन्हें मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के नाम से जाना जाता है। एंड लास्ट वन इज कार्यपालक मजिस्ट्रेट, एक्सिक्यूटिव मजिस्ट्रेट के तौर पर। जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एक्सिक्यूटिव मजिस्ट्रेट का भी काम करता है, तो ये कार्यपालक मजिस्ट्रेट हो गया। आगे आते हैं, इसके बाद इंपॉर्टेंट आप याद रखिए सेक्शन 24 हम लोगों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमें हमेशा पीपी वर्ड सुनते हैं, दैट इज़ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, लोक अभियोजक, जो कि आपकी तरफ से अगर कोई केस फाइल आप करते हैं, अगर कोई परिवादी जो है वो क्या करता है, वादी अगर है वो क्या करेगा, जो विक्टिम है वो अगर केस लड़ता है तो आपकी तरफ से जो वकील होता है, सरकार का वकील होता है, दैट इज़ कॉल्ड पब्लिक प्रोसिक्यूटर, लोक अभियोजक उन्हें कहा जाता है।
इसके बाद इंपॉर्टेंट हम देखते हैं सेक्शन 37 आपके पास यहाँ इंपॉर्टेंट है कि जनता कब मजिस्ट्रेट और पुलिस की सहायता करेगी। पब्लिक व्हेन टू असिस्ट मजिस्ट्रेट एंड पुलिस। तो ये भारत के नागरिक या एक सिटीजन ऑफ इंडिया होने के नाते हर नागरिक का यह कर्तव्य है कि वो मजिस्ट्रेट और पुलिस को एड करे, असिस्ट करे, कि अगर किसी को आम जनता को कोई अपराध होते हुए दिखता है तो वो तुरंत उसकी सूचना या इत्तला किसको देगा, पुलिस को देगा। वहीं पर है सेक्शन 38 अगला है, एड टू पर्सन अदर देन पुलिस ऑफिसर एक्सिक्यूटिंग वारंट। अगर कोई पुलिस अधिकारी से भिन्न कोई व्यक्ति है जिसे कि कोर्ट ने या मजिस्ट्रेट ने एम्पावर्ड किया है किसी वारंट को एक्सिक्यूट करने के लिए, तो वहाँ पर भी क्या है, उस व्यक्ति को सहायता करना है। इसके बाद आपको 37 के बाद 39 इंपॉर्टेंट है। 39 में क्या है, कुछ अपराधों की इत्तला का जनता द्वारा दिया जाना। पब्लिक टू गिव इंफॉर्मेशन ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस। कुछ गंभीर अपराध जैसे रेप, मर्डर, लूट, डकैती, इस तरह की कोई घटना हो रही है तो क्या है, इस तरह का अगर कोई चीज़ जनता के निगाह में आता है तो उसका यह कर्तव्य बनता है कि वो क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन देगा। सेक्शन 41 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्हेन पुलिस मे अरेस्ट विदाउट वारंट। पुलिस वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकती है। सीधा सीधा आपसे यह सवाल पूछ सकता है कि व्हेन पुलिस मे अरेस्ट विदाउट वारंट इज डिस्क्राइब्ड इन विच सेक्शन ऑफ CRPC, एंड दैट इज मोस्ट सिंपल क्वेश्चन। सेक्शन 41 इज द राइट आंसर। लेकिन अगर आपको इसमें कंडीशनल बेस्ड सवाल बनाएगा तो आप इस ट्रिक को याद रखिए, सिप्सोडर 2 बार R है, सिप्सोडर को आप याद रखेंगे तो बड़े आसानी से आप इसको कर सकते हैं। ये सवाल टेक्निकल बन जाता है। यह पूछेगा कि निम्नलिखित में से किस अपराध में पुलिस बिना वारंट गिरफ्तारी नहीं कर सकती है। तो आपके लिए इसमें दे देगा C से कॉग्निजिबल ऑफेंस, I से हो गया इम्प्लीमेंट ऑफ हाउस ब्रेकिंग, गृह भेदन करना, P से हो गया आपको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, अगर कोई उद्घोषित अपराधी है उसके बारे में। अगर किसी के पास स्टोलन प्रॉपर्टी है, चुराई हुई संपत्ति है, तो उसे भी बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है। O ऑब्स्ट्रक्शन ऑन ड्यूटी ऑफ पुलिस ऑफिसर, अगर कोई पुलिस ऑफिसर को ड्यूटी में ऑब्स्ट्रक्ट करता है तो बिना वारंट गिरफ्तार कर लेगा। डिजर्टर, अगर कोई भगौड़ा है तो उसे भी क्या कर सकता है, बिना वारंट गिरफ्तार किया जा सकता है। अगर प्रत्यर्पण संधि के तहत किसी देश के साथ संधि हो रखी है और अगर कोई अपराधी अपराध करके वहाँ पर भाग जाता है तो भी क्या है, उसे बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। अगर कोई R है, रिलीज्ड कन्विक्ट है, अगर कोई सिद्ध दोषी अपराधी है, अगर उसे रिलीज़ किया गया और किसी प्रकार का अपराध करने की शंका है या करता है तो भी उसे बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। और रिक्विजिशन दे करके अगर एक पुलिस के अधिकारिता क्षेत्र से दूसरे पुलिस के अधिकारिता क्षेत्र में आपको क्या है, अगर वो उस अपराधी भाग जाता है तो भी वहाँ जा कर के वो रिक्विजिशन करके बिना वारंट गिरफ्तारी कर सकता है। तो 41 को हम लोगों ने देखा। अब 41 के ABCD, इसमें से आपका मेरी तरफ से इम्पॉर्टेंट रहा आपके लिए और एक सवाल आपके एग्ज़ाम में फिक्स है, यहाँ से एक सवाल आना चाहिए, बनता है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्या है, सबसे पहला सेक्शन 41A में क्या कहता है, नोटिस ऑफ अपीयरेंस बिफोर ऑफिसर, पुलिस अधिकारी के समक्ष हाजिर होने की सूचना। नोटिस का मतलब क्या है, मान लीजिए कोई ख्यात विख्यात व्यक्ति है, अधिकारी है बहुत बड़ा, कोई अभिनेता है, नेता है, तो इनको क्या है, नोटिस देना है, क्योंकि इनके गरिमा को हमेशा बरकरार रखना है। इनको तुरंत कमर में पट्टा बांध करके नहीं लेकर के आना है। तो इस कारण से नोटिस ऑफ अपीयरेंस बिफोर ऑफिसर, आपको नोटिस दिखाना है। साथ ही साथ आप देखते होंगे हमेशा, क्या फिल्मों में हमेशा ये कहता है कि अरे ठाकुर तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए आ गया हूँ, तो क्या है, तुम्हारी गिरफ्तारी का फरनाम लेके आया हूँ। नोटिस क्या होता है, गिरफ्तारी का वारंट उसको दिखाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं नोटिस ऑफ अपीयरेंस बिफोर ऑफिसर। आपको सेक्शन 41 का B क्या है, गिरफ्तारी की प्रक्रिया और गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी के कर्तव्य। आपका प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूटी ऑफ ऑफिसर मेकिंग अरेस्ट क्या होगा। अगर आप ASI बन जाते हैं, यू आर एलिजिबल टू अरेस्ट एनीबडी, तो जो ऑफेंस करता है, अपराध करता है, आप ऑफिसर ऑथराइज्ड बन जाते हैं, तो आपको इस प्रक्रिया को जानना बहुत ज़रूरी है कि आपका प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट क्या होगा। आप नेम प्लेट पहने रहेंगे, आप वर्दी में रहेंगे, आप अपना आइडेंटिफिकेशन दिखाएंगे, आप अपना आई कार्ड दिखाएंगे, उससे सारी चीज़ कहेंगे कि आपको इस धारा, इस गुनाह के लिए गिरफ्तार किया जाता है। इन सारी चीज़ों का जो प्रोसीजर है, इसका डीपली वीडियो पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आपको 41 के B में आपको ये है। इसके बाद 41 का C से क्या है, कंट्रोल रूम। तो कंट्रोल रूम में डिस्ट्रिक्ट, हमेशा हर जिले में नियंत्रण कक्ष बनाया जाएगा। इसका नियम क्यों लाया गया, नियम इसलिए लाया गया कि अगर किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में कोई पकड़ा जाता है या दूसरे स्टेट्स में, तो वो क्या होता है, जिला नियंत्रण कक्ष को सूचित कर देता है, जिससे यह पता चल जाता है कि अपराधी कहाँ का है और किस प्रकार से वो, कहाँ से वो ताल्लुकात रखता है।
सेक्शन 41 का डी क्या है, ये एक्यूज का क्या है, एक राइट कहिए, ह्यूमन राइट तो है ही, लेकिन इस तरह से कहिए ये फंडामेंटल राइट भी है, उसका मौलिक अधिकार भी है कि अगर आप किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किए हैं तो पूछताछ के दौरान अपनी पसंद के अधिवक्ता से मिलने का उसको अधिकार है। राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन टू मीट एन एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस ड्यूरिंग इंटरोगेशन। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो सेक्शन 42 है। अगर कोई व्यक्ति नाम और निवास बताने से इनकार करने पर गिरफ्तारी। इसका मतलब क्या है, अगर कोई रिफ्यूज़ करता है, दैट मीन्स उस शंका है, उसके पास किसी प्रकार का संदेह होता है, तो उसको रिफ्यूज़ल अगर करता है अपना नाम और एड्रेस सही बताने से, तो उसे आप गिरफ्तार कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट आपके लिए सेक्शन 45 सशस्त्र बलों के सदस्यों के गिरफ्तारी से संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्स फ्रॉम अरेस्ट। आपको अरेस्ट करने से क्या क्या, अरेस्ट करने के पहले क्या प्रोसीजर है, उसमें आपको संरक्षण दिया गया है, तो उसके बारे में सेक्शन 45 बताता है। सेक्शन 46 कहता है अरेस्ट हाउ मेड, गिरफ्तारी कैसे की जाएगी उसके बारे में 46 सेक्शन बताता है। वहीं 47 जो है ये पूछा भी गया है और पूछा जा सकता है। उन स्थान की तलाशी जिसमें ऐसा व्यक्ति प्रविष्ट हुआ है जिसकी गिरफ्तारी की जानी है। मान लीजिए कोई आरपीयूपी एक्ट का हसामी है, भाग करके किसी के जगह पर आपको लगता है कि वहाँ छुपा हुआ है और आप फिर वारंट लेने, उस तलाशी का वारंट लेने जाएंगे, तो आपके लिए क्या होगा, आपके लिए लेट हो जाएगा आने में, और तब तक हो सकता है कि वो वहाँ से अपना क्या करे, जगह बदल ले और भाग भी जाए। तो आप उस स्थान की तलाशी ले सकते हैं जहाँ पर कि ऐसा व्यक्ति है, उसको फिर गिरफ्तारी कर सकते हैं। आइए सेक्शन 50 में देखिए, सेक्शन 50 में है पर्सन अरेस्टेड टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ ग्राउंड ऑफ अरेस्ट एंड राइट टू बेल। जैसे आप गिरफ्तारी का वारंट, जब गिरफ्तारी भरेंगे, आप अरेस्ट मेमो भरते हैं, तो वहाँ पर ये लिखा होता है कि आप किसको गिरफ्तार किए, तो उसका इन्फॉर्मेशन किसको दिए, तो वो सेक्शन 50 के तहत इन्फॉर्म किया जाता है। साथ ही साथ अगर उस अवेलेबल सेक्शन है तो उसको यह इन्फॉर्मेशन देना आपका कर्तव्य है एक पुलिस ऑफिसर के नाते कि यह अवेलेबल सेक्शन है, आप उसमें बेल ले सकते हैं। तो ये सेक्शन 50 के तहत इन चीज़ों का आपको पालन करना है। आइए देखते हैं सेक्शन 50 के क में, 50 के ए में क्या दिया है, गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी आदि के बारे में नामित व्यक्ति को जानकारी देने की बाध्यता। यहाँ पर भी क्या है, नामित व्यक्ति को आपको बाध्य है कि जब गिरफ्तार करते हैं तो उसके किसी सगे संबंधी को, दोस्त को जो है आप क्या करते हैं, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उसको जानकारी देते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो सेक्शन 50 है इसमें पर्सन टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ ग्राउंड, मतलब आप उसको किस सज़ा के लिए, जैसे आप लेडीज़ बॉगी में सफ़र कर रहे हैं तो आप उसको बताएंगे कि आप जो है लेडीज़ डिब्बे में आप सफ़र कर रहे थे, इसलिए रेलवे एक्ट की जो है सेक्शन 162 के तहत आपको गिरफ्तार किया जाता है। यह एक ऑफेंस है रेलवे एक्ट में और ये बेलेबल सेक्शन है। इस तरह का इन्फॉर्मेशन सेक्शन 50 में। वहीं सेक्शन 50 के क में आपको क्या बताना है, उसके किसी भी व्यक्ति को, जैसे घर वाले को, किसी को भी, या उसके दोस्त को या सगे संबंधी को आप बताएंगे कि उसको गिरफ्तार कर दिया गया है और यहाँ पर रखा हुआ है, आप आकर के उनको या तो बेल दिलवा लीजिए, बेलेबल सेक्शन है तो, या फिर इन्फॉर्मेशन आप दिए तो वो आगे की कार्रवाई उनके घर वाले करेंगे। आइए सेक्शन 51 देखते हैं, गिरफ्तार व्यक्ति की तलाशी सर्च के बारे में। इसको एक तरह से पर्सनल सर्च भी बोला जाता है। 51 के एक क्लॉज में सर्च ऑफ मेल पर्सन को मेल द्वारा सर्च किया जाएगा और 51 का 2 फीमेल को फीमेल के द्वारा किया जाएगा और उसकी गरिमा को बरकरार रखते हुए। इंपॉर्टेंट बनता है, यहाँ से सवाल बन सकते हैं। जो भी धाराएं ली गई हैं वो सारे इंपॉर्टेंट हैं, सारे आप जान के रखिए। सवाल आपके यहाँ घूम फिर करके यहीं से आना है, राउंड द क्लॉक। आइए सेक्शन 53 पे चलते हैं। सेक्शन 53 इंपॉर्टेंट है, पुलिस अधिकारी की प्रार्थना पर चिकित्सा व्यवसायी द्वारा अभियुक्त की परीक्षा। अगर आप किसी को अरेस्ट करते हैं और आप उसको मेडिकल के लिए भेजते हैं, आप अपने पर पुलिस अधिकारी की प्रार्थना पे, मतलब हम अपनी तरफ से भेजते हैं मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए, दैट इज़ 53। और अगर 53 के ए में क्या है, 53 के ए को बाद में जोड़ा गया, एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन एक्यूज ऑफ रेप बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर, बलात्संग के अपराधी व्यक्ति की चिकित्सा व्यवसायी द्वारा परीक्षा। मतलब बलात्संग के अपराधी में, रेप के अपराधी अगर है, अगर उसको पकड़ा गया है तो उसकी चिकित्सा व्यवसायी द्वारा उसका एग्जामिनेशन करना, मेडिकल प्रैक्टिशनर। उसके बाद जो है 54 नंबर में क्या है, गिरफ्तार व्यक्ति की चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षा। सिंपल है, एग्जामिनेशन ऑफ अरेस्टेड पर्सन बाय मेडिकल ऑफिसर। इसके बाद आइडेंटिफिकेशन परेड होता है। सेक्शन 54 के ए में बताया गया है, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की शिनाख्त, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन अरेस्टेड। आइए इसके बाद देखते हैं सेक्शन 55 ए में आपको बताया गया है, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का स्वास्थ्य और सुरक्षा के बारे में, हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ अरेस्टेड पर्सन। इसके बारे में आपको रखना है कि गिरफ्तार किया गया व्यक्ति, उसको स्वास्थ्य और सुरक्षा का भी ध्यान रखना है। 55 का ये
54 का ए, 55 का ए, आप देखिए 53 का ए, किस तरीके से इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको कैसे आप याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम लोग सेक्शन 56 में। क्या है? गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का मजिस्ट्रेट या पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के समक्ष लिया जाना। मतलब अगर कोई कांस्टेबल अरेस्ट कर लेता है किसी को और अगर उसके पास अधिकार तो नहीं है उसको, तो वो क्या करेगा? हैंड ओवर करेगा किसको? या तो पुलिस थाने को या फिर नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को किया जाएगा। या फिर अगर आप किसी दूसरे के जुरिडिक्शन में किसी को अरेस्ट करते हैं और अरेस्ट होने के बाद उसका इत्तला जो है आप उधर के पुलिस थाने को देंगे और नियरेस्ट आप वहाँ के मजिस्ट्रेट को पुटअप करेंगे और फिर वो आपको वहाँ से आगे आने के लिए देता है। इन सारी चीज़ों को आप प्रैक्टिकली जब यूज़ करेंगे तो बड़ी आसानी से होगा। सेक्शन 53 आप याद रखिए कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को क्या करना है? मजिस्ट्रेट के पास ले जाना है या फिर नियरेस्ट पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी जो स्टेशन हाउस ऑफिसर SHO होता है उसको देना है। इसके बाद सेक्शन 57 बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप हमेशा सुनते होंगे कि गिरफ्तार आपको 24 घंटे से ज़्यादा किसी को निरुद्ध नहीं रख सकते। कहाँ है? सेक्शन 57 CRPC में यह वर्णित है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का 24 घंटे से अधिक निरुद्ध न किया जाना। इसके बाद हम लोग अध्याय 6 पे चलेंगे जो कि हाजिर होने को विवश करने के लिए आदेशिकाएँ। अगर कोई अपराधी है वह भाग जाता है तो उसको हम किसी 3 तरीके से हम उसको बुलाते हैं। एक तो या पहले उसको समन करते हैं, या फिर समन नहीं करने पर नहीं आता है तो वारंट निकालते हैं, वारंट भी नहीं होता है तो फिर उसको प्रेशराइज करने के लिए उसकी कुर्की और उद्घोषणा करते हैं, कुर्की जब्ती करते हैं ताकि वो बाध्य हो जाए कि वो न्यायालय के सामने या पुलिस के सामने सरेंडर करे, अपने आप को हाजिर करे। तो इन सारी चीज़ों के बारे में है यहाँ पर। तो जो समन के मामले में है वो 61 से लेकर 69 के बीच में बताया गया है, वहीं वारंट के बारे में 70 से लेकर 81 तक बताया गया है और कुर्की और उद्घोषणा के बारे में 82 से लेकर 86 तक बताया गया है। तो आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले सेक्शन 61 जिसमें समन के प्रारूप के बारे में कि समन होता क्या है, क्या चीज़ है, क्या बला है, इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। और समन जो है हमेशा 2 कॉपी में बनाया जाता है, एक ओरिजिनल एक डुप्लीकेट, और उस पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर का जो है साइन होता है। इसके बाद जो है सेक्शन 62 में यह बताया गया है कि समन हाउस सर्व्ड, समन को सर्व कैसे किया जाएगा, समन की तामील कैसे की जाएगी। तो इसमें क्या होता है? 2 कॉपी होता है, डुप्लीकेट पर रिसीविंग करा लिया जाता है, ओरिजिनल समन दे दिया जाता है ताकि वो समन को लेकर के हाजिर हो सके। आते हैं सेक्शन 63 में ये कहा जाता है कि अगर कोई निगमित निकाय है और सोसाइटी है उस पर समन की तामील कैसे करेंगे। मतलब सर्विस ऑफ समन ऑन कॉरपोरेट बॉडीज़ और सोसाइटीज़। इसमें क्या है? कॉरपोरेट बॉडीज़ का कोई हेड होता है या सोसाइटी अगर कोई है, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो या एनी बॉडी किसी भी टाइप का सोसाइटी हो तो वहाँ सोसाइटी हेड होता है, तो उनको समन दिया जाता है। और उस सोसाइटी के कोई व्यक्ति या निगम का कोई व्यक्ति कॉरपोरेट का, तो उसको अगर हाजिर होना है तो वो फिर वहाँ से प्रोसीजरिंग करके उसको हाजिर करवाता है। वहीं आते हैं सेक्शन 64 में कि सर्विस ऑफ समन, सर्विस व्हेन पर्सन समन कैन नॉट बी फाउंड। अब जो है अगर जब समन किए गए व्यक्ति न मिल सके तब तामील। मतलब आप किसी के घर पे गए कि उसको समन देना था लेकिन वो समन नहीं मिला, प्रोसीजर फॉलो किया जाता है कि सबसे पहले कोशिश किया जाता है, पूछा जाता है अगल बगल लोगों से, नहीं मिलता है और अंदर भी देखा जाता है कि यहाँ ताला लगा है गेट पर और कोई व्यक्ति नहीं है वहाँ पर, परिवार का हो चाहे वो हो, तो फिर समन की तामील ऐसे की जाती है कि वो जहाँ रहता है वहाँ समन की एक प्रति चिपका दी जाती है ताकि वो विजिबल हो, जहाँ पे आते ही अगर कोई आता है तो दिख जाए कि हाँ किसी प्रकार का कुछ इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर। तो इस तरीके से वहाँ पर समन की तामील की जाती है, सर्विस व्हेन पर्सन समन कैन नॉट बी फाउंड। इसके बाद सेक्शन 65 में आते हैं आप, जब पूर्व उपबंधित प्रकार से तामील ना की जा सके तब प्रक्रिया। मतलब इस तरीके से अगर नहीं हो सका, किसमें? 62, 63, 64 में, तब क्या किया जाएगा? प्रोसीजर व्हेन सर्विस कैन नॉट बी अफेक्टेड एज बिफोर प्रोवाइडेड, तो किस प्रकार से किया जाएगा। इसके बाद आइए सेक्शन 66 में आपको बताया गया है सरकारी सेवक पर ताबी, गवर्नमेंट सर्वेंट, आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, हम गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, और भी कोई भी जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट है उसके डिपार्टमेंट हेड को दे दिया जाता है, वो फिर सर्विस को समन को सर्व करता है। एंड नेक्स्ट वन इज सेक्शन 67, स्थानीय सीमाओं के बाहर समन की तामील, सर्विस ऑफ समन आउटसाइड द लोकल लिमिट्स। अगर आपके लोकल लिमिट से बाहर है समन की तामील कैसे की जाएगी, तो उसके बारे में ये सेक्शन 67 बताता है। आइए सेक्शन 68 बताता है प्रूफ ऑफ सर्विस इन सच केसेस व्हेन सर्विंग ऑफिसर आर नॉट प्रेजेंट। अगर ऐसे समनों के में जब तामील करने वाला अधिकारी उपस्थित ना हो तब तामील का सबूत, मतलब कि सबूत सर्व हुआ है कि नहीं समन, उसके बारे में इन चीज़ों को बताया गया है सेक्शन 68 में कि जो रिसीविंग है उसके पीछे अगर साइन है तो ये माना जाएगा कि समन जो है सर्व्ड किया गया है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट 69, साक्षी पर डाक द्वारा समन की
तामील। मतलब अगर डाक से भेजा गया है समन और समन जो है डाकिया लेकर के जाता है, घर पे नहीं मिलता है, तो या घर में कोई सदस्य ले लेता है तो उसकी रिसीविंग कॉपी वापस आती है, तो ये मान लिया जाता है कि वो समन तामील हो गया है। अगर कोई रिसीव नहीं करता है तो नॉट रिसीविंग का भी आता है, तो भी ये माना जाता है कि समन की तामील हो गई है। इस तरह से ये डाक साक्षी पर डाक द्वारा समन की तामील। तो समन से भी एक सवाल रह सकता है, क्योंकि पिछले एग्जाम में पूछा गया है, बार बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा, क्योंकि हम समन पे काम करते हैं, वारंट पे काम करते हैं। कुर्की और जब्ती हम थोड़ा कम करते हैं आरपीएफ में, लेकिन इन दो चीज़ों को हम लोग फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं, तो इसलिए इन दोनों से सवाल बनना लाजमी होता है। चलिए देखते हैं गिरफ्तारी के वारंट के बारे में। सेक्शन 70 में बताया गया है गिरफ्तारी के वारंट का प्रारूप एवं उसकी अवधि, फॉर्म ऑफ वारंट ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूरेशन। तो ड्यूरेशन इसका क्या होता है, जब तक कि वारंट एक्सिक्यूट नहीं हो जाता या फिर जिसने इशू किया है वो कैंसिल नहीं कर देता, तब तक जो है वारंट की वैलिडिटी रहती है। सीधा सा बात है। इसके बाद आइए 71 में क्या है, पावर टू डायरेक्ट सिक्योरिटी टू बी टेकन, प्रतिभूति लिए जाने के निर्देश देने की शक्ति, कि अगर कोई वारंटी है उस पर सिक्योरिटी लेकर के उसको पावर टू डायरेक्ट सिक्योरिटी लेने के बारे में है। वहीं पर है सेक्शन 72, वारंट किसको निर्दिष्ट होंगे, इसके बारे में बताया गया है 72 कि किस किस को निर्दिष्ट किया जाता है। वारंट किसी को भी निर्दिष्ट कर सकता है कोर्ट, किसी ऐसे व्यक्ति को भी ऑथराइज कर सकता है, जैसा कि आप देखे होंगे सेक्शन अभी हम लोग 39 में पढ़ रहे थे। ऊपर चलते हैं एक बार थोड़ा सा, सेक्शन 39 आप जब आएंगे, देखिए सेक्शन 39 में नहीं, सेक्शन 38 में आपको ये दिखा हुआ है कि पुलिस अधिकारी से भिन्न ऐसे व्यक्ति को सहायता करना है जो वारंट का निष्पादन कर सकता है। तो इसका मतलब कि वारंट जो है किसी को भी निष्पादित किया जा सकता है, तो वही 72 में है, वारंट किसको निर्दिष्ट होंगे उसके बारे में बताया गया है। 73 में है, वारंट में बी डायरेक्टेड टू एनी पर्सन, वारंट किसी भी व्यक्ति को निर्दिष्ट हो सकेंगे। उसके बाद है 74 में पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट वारंट, जैसे आपको कोई वारंट निर्दिष्ट किया जाता है वो पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट वारंट 74। 75 में है नोटिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेज ऑफ वारंट, वारंट के साथ सूचना, वारंट में क्या कुछ लिखा हुआ है, किस सेक्शन के तहत वारंट निकला है, किसके विरुद्ध निकला हुआ है, और इन सब चीज़ों के बारे में उसमें सार सूचना रहता है। सेक्शन 76 में है पर्सन अरेस्टेड टू बी ब्रॉट बिफोर कोर्ट विदाउट डिले, जब भी गिरफ्तार करेंगे किसी व्यक्ति को, वारंटी को, उसको अविलंब क्या करना है, कोर्ट के सामने लेकर के जाना है। वहीं सेक्शन 77 में है वारंट वेयर वारंट में बी एक्सिक्यूटेड, वारंट कहाँ निष्पादित किया जा सकता है, भारत के किसी भी स्थान पर जो है वारंट को निष्पादित किया जा सकता है। 78 में अधिकारिता के बाहर निष्पादन के लिए भेजा गया वारंट, अगर आपके अधिकारिता क्षेत्र से नहीं है तो आप जिस जुरिडिक्शन में है वहाँ के पुलिस ऑफिसर को उस तरीके को या फिर वहाँ के मजिस्ट्रेट को मजिस्ट्रेट डायरेक्ट निर्दिष्ट करता है और फिर जो है वारंट का एक्सिक्यूशन करवाता है। एंड 79 में क्या है, वारंट डायरेक्टेड टू पुलिस ऑफिसर फॉर एक्सिक्यूशन आउटसाइड जुरिडिक्शन, उसके अधिकारिता से बाहर निष्पादन के लिए पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट वारंट। इसके बाद सेक्शन 80 में है जिस व्यक्ति के विरुद्ध वारंट जारी किया गया है उसको गिरफ्तार होने पर क्या उसकी प्रक्रिया होगी, क्या प्रोसीजर उसमें फॉलो किया जाएगा, उसके बारे में सेक्शन 80 बताता है। एंड लास्ट सेक्शन जो है सेक्शन 81, उस मजिस्ट्रेट द्वारा प्रक्रिया जिसके समक्ष ऐसे गिरफ्तार किया गया व्यक्ति लाया गया है, क्या प्रोसीजर करेगा मजिस्ट्रेट, अगर किसी वारंट पर व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है तो क्या उसकी प्रक्रिया होगी। सारे सेक्शन को इसलिए लिया गया है 61 से 81 तक क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट है, किसी को भी पूछा जा सकता है आपके लिए, इसलिए सारे सवाल को यहाँ पर रखा गया है। प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट, उद्घोषणा और कुर्की में जो है आपको सेक्शन 82 याद रखना है कि फरार व्यक्ति के लिए प्रोक्लेमेशन फॉर पर्सन एब्सकॉन्टिंग, उद्घोषणा के प्रकाशन की तारीख से कम 30 दिन के बाद जो है फरार उसे घोषित किया जाता है। आइए सेक्शन 83 में फरार व्यक्तियों के संपत्ति की कुर्की, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन एब्सकॉन्डिंग। इसके बाद जो है 85 आपको है कि किस तरीके से आप रीसेल करेंगे उसको, रिलीज सेल एंड रेस्टोरेशन ऑफ अटैच्ड प्रॉपर्टी, अगर आप कुर्की कर चुके हैं किसी संपत्ति को तो उसको कैसे आप निर्मुक्त करेंगे, उसको विक्रय और कैसे उसको वापस करना है, इन सब चीज़ों के बारे में उसमें बताया गया है। साथ ही साथ चीज़ पेश करने के लिए आदेश सिखा है, अगर कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, कोई वस्तु चाहिए, इन सब चीज़ों के लिए कैसे आदेश करेंगे, तो उसमें सेक्शन 91 सबसे इंपॉर्टेंट, दस्तावेज या अन्य चीज़ को पेश करने के लिए समन करने के बारे में। वहीं सेक्शन 93 में आपको तलाशी वारंट कब जारी किया जा सकता है, व्हेन सर्च वारंट में बी इशूड, किसके लिए, चीज़ों के पेश करने के लिए। सेक्शन 94 बहुत इंपॉर्टेंट है, उस स्थान की तलाशी जिसमें चुराई हुई संपत्ति, कूट रचित दस्तावेज आदि रखे गए हैं। सेक्शन 94 हमारी तरफ से इंपॉर्टेंट आपके लिए रहा, क्यों, क्योंकि हो सकता है कि आरपीयूपी एक्ट में जो चुराई हुई संपत्ति रखी जाती है, उस स्थान की तलाशी जिसमें चुराई हुई संपत्ति रखी गई है या कोई दस्तावेज है उसके लिए उसमें यूज़ होता है। सेक्शन 99 है आपको तलाशी वारंटों का निर्देशन, ठीक है, डायरेक्शन ETC ऑफ सर्च वारंट के बारे में।
सेक्शन 100 बंद स्थान की तलाशी के बारे में बताया गया। पर्सन इन चार्ज ऑफ क्लोज प्लेस टू अलाउ सर्च, बंद स्थान का भारसाधक व्यक्ति जो है तलाशी लेने देंगे, इसके बारे में बताया गया है। थोड़ा सा देखें तो यहाँ पर तलाशी के हाजिरी के लिए साक्षी बनने के लिए किसी को कहा जाता है, लिखित आदेश दिया जाता है, और अगर वो इनकार कर देता है तो वो IPC 187 के अधीन जो है क्या होगा, अपराधी होगा। सेक्शन 101 में क्या है, अधिकारिता से परे तलाशी में पाई गई चीज़ों का बयान। अगर आपका डिस्पोजल ऑफ थिंग्स फाउंड इन सर्च बियॉन्ड जुरिडिक्शन, आपका जुरिडिक्शन नहीं है, उसके बाहर आपको कोई चीज़ मिल गया तो फिर आप उसको कैसे करेंगे, किस तरीके से उसका डिस्पोजल करेंगे, 101 में बताया गया है। वहीं 102 में बताया गया है कुछ संपत्ति को अभिगृहित करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति, पावर ऑफ पुलिस ऑफिसर टू सीज सर्टेन प्रॉपर्टी। किन किन चीज़ों को कर सकता है, तो अगर वो संपत्ति चोरी की संपत्ति हो या किसी अपराध को किए जाने का संदेह हो, मान लीजिए कोई स्टोलन प्रॉपर्टी, रेल का पटरी वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं, या फिर किसी अपराध के होने की सूचना है, मतलब कोई व्यक्ति जो है धारदार हथियार, बहुत सारे हथियारों को कर रहा है, डकैती के लिए कोई प्रयोजन कर रहा है, इन सब चीज़ों के लिए सीज करने की उसको प्रॉपर्टी जो है पावर ऑफ पुलिस ऑफिसर है। आगे क्या है, अगर सामान शीघ्रता या प्रकृतिया क्षयशील है, मतलब पेरिसिबल गुड्स है, तो और उसका मूल्य 500 रुपये से कम है, तो पुलिस अधीक्षक क्या करेगा, पुलिस अधीक्षक के आदेश पर, SP के आदेश पर उसको नीलामी कर दिया जाएगा, और धारा 457 और धारा 458 के उपबद्ध यथासाध्य निकटतम रूप से लागू होंगे, और ऐसे विक्रय के शुद्ध आगमों को लागू किए जाएंगे, मतलब उसको बेच करके जो पैसा है उसे ही सीज सर्टेन प्रॉपर्टी माना जाएगा। आइए उसके बाद सेक्शन 109 को देख लेते हैं। 102 को हमने देख लिया है, 102 के बाद इम्पॉर्टेंट है 109, सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम सस्पेक्टेड पर्सन, संदिग्ध व्यक्तियों के से सदाचार के लिए प्रतिभूति के बारे में इसमें बताया गया है कि सिक्योरिटी लेकर के कैसे गुड बिहेवियर को हम लोग उसको रिलीज़ कर सकते हैं, या फिर क्या कुछ उसका फर्दर प्रोसीजर हो सकता है, इसके बारे में। सेक्शन 110, अगर कोई हैबिचुअल है, सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम हैबिचुअल ऑफेंडर, अगर कोई अभ्यासिक अपराधी है, उसके सदाचार के लिए कोई अगर प्रतिभूति देता है, उसके बारे में भी फिर इन चीज़ों को लेकर ये न्यू मैंने जोड़ा है, इसमें इसलिए जोड़ रखा है कि कुछ सवाल यहाँ पर अनवांटेड आपसे पूछे जा सकते हैं। मार्केट में इतने सारी चीज़ें आ गई हैं, पूरे सिस्टम को जो है हमारे हिसाब से जो है बहुत ही हेक्टिक बना दिया गया है। कुछ लोग अनवांटेड चीज़ों को पढ़ रहे हैं, अगर आप उन चीज़ों को पढ़ रहे हैं, अगर आपको वो चीज़ें कमेटी को नज़र आ जाती है, इन सब चीज़ों के बारे में देखते हुए मैंने इन चीज़ों को किया है, और सारी चीज़ों को कवर करने का प्रयास किया गया है कि कुछ सवाल आपसे छूटे ना। वैसे 99% मैं श्योर हूँ कि ये सवाल आप लोगों को ये दोनों सेक्शन नहीं पूछा जाएगा। आइए देखते हैं अध्याय 10, इसमें क्या है, लोक व्यवस्था और प्रशांति बनाए रखने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सवाल यहाँ से छपेंगे आपको कि कैसे आपको, क्योंकि आपको भी लोक व्यवस्था शांति बनाना है। सेक्शन 129 क्या है, सिविल बल का प्रयोग द्वारा जमाव के लिए तितर बितर करना, डिस्पोजल ऑफ असेंबली बाय यूज ऑफ सिविल फोर्स, सिविल फोर्स को लगा करके भीड़ को तितर बितर करना। वहीं 130 में क्या है, यूज़ ऑफ आर्म्ड फोर्स टू डिस्पोजल असेंबली, हम लोगों को यूज़ किया जाता है डिस्पोजल करने के लिए, जमाव को तितर बितर करने के लिए, तो इसके तहत किया जाता है, वो सेक्शन 130 के तहत किया जाता है। वहीं सेक्शन 131 में क्या है, जमाव को तितर बितर करने के लिए सशस्त्र बल के कुछ अधिकारियों की शक्ति। अब तितर बितर करने के लिए ऑफिसर जो हैं आर्म फोर्स के, उनको क्या सर्टेन पावर दिए गए हैं, जैसे कि वो लाठीचार्ज, गोली चलाना, इन सब चीज़ों का मजिस्ट्रेट के अगर मजिस्ट्रेट उपस्थित नहीं है तो उस सब कंडीशन में क्या है कर सकता है। तो इन सारे शक्तियों के बारे में आपको यहाँ पर दिया गया है। और सेक्शन 132 में आपको क्या दिया गया है, बचाव, प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन फॉर एक्ट्स डन अंडर प्रोसीडिंग्स सेक्शन, जो पूर्ववर्ती धारा है 29, 30, 31, इनमें जो है किए गए कार्यों के लिए अभियोजन से संरक्षण के बारे में बताया गया है। इसके बाद आपको सेक्शन 144 आप याद रखिए, हर जगह कहा जाता है कि धारा 144 लग गया, धारा 144 लग गया, क्या है उसमें, उसमें है न्यूसेंस या आशंकित खतरे के अर्जेंट मामलों में आदेश जारी करने की शक्ति, पावर टू इशू ऑर्डर इन अर्जेंट केसेज ऑफ न्यूसेंस और एप्रीहेंडेड डेंजर, मतलब खतरा, आशंकित खतरे को कम करने, न्यूसेंस को कम करने के मामले में जो है यह लगा दिया जाता है धारा 144। इसके बाद आइए हम लोग सीधे चलेंगे पुलिस को इतला और उनको अन्वेषण करने की शक्ति, जो अध्याय 12 है। यहाँ से भी आपको एक सवाल जरूर दिखेगा, एक सवाल श्योर है, यहाँ से आपको दिखना चाहिए। सबसे पहले क्या है, सेक्शन 154 जिसको कि FIR कहते हैं, बहुत डिटेल से मैंने बताया है। और संज्ञेय मामलों में इतला अगर पूछा जाए तो भी सेम है, इन्फॉर्मेशन इन कॉग्निजिबल केसेस, इसके बारे में।
आते हैं सेक्शन 155 और संज्ञेय मामले के बारे में इत्तला और ऐसे मामले का अन्वेषण करने के बारे में, इन्फॉर्मेशन एट नॉन कॉग्निजिबल केसेस एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ सच केसेस के बारे में बताया गया है। 54 में संज्ञेय, 55 में असंज्ञेय। 56 में क्या है? 56 में पुलिस ऑफिसर्स पावर टू इन्वेस्टिगेट कॉग्निजिबल केसेस। 54 को 56 में लाया गया है, संज्ञेय मामले का अन्वेषण करने के पुलिस अधिकारी की शक्ति। ठीक है। उसके बाद जो है 57 में इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर बताया गया है, प्रोसीजर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। 58 में आपको क्या है, इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट आप कैसे देंगे, रिपोर्ट हाउ सबमिटेड, उसके बारे में बताया गया है। 159 में बताया गया है अन्वेषण का प्रारंभिक जांच करने की शक्ति, पावर टू होल्ड इन्वेस्टिगेशन ऑन प्रीलिमिनरी इंक्वायरी, अन्वेषण की प्रीलिमिनरी इंक्वायरी। 160 इंपॉर्टेंट है, क्या? साक्षियों की हाजिरी अपेक्षा करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति, पुलिस ऑफिसर्स पावर टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ विटनेस। एंड 161 में क्या है, पुलिस अधिकारी द्वारा साक्षियों, विटनेस को जो है एग्जामिन करना, पुलिस द्वारा साक्षियों की परीक्षा के बारे में बताता है। वहीं 162 जो है क्या बताता है, स्टेटमेंट टू पुलिस नॉट टू बी साइंड, यूज ऑफ स्टेटमेंट इन एविडेंस, पुलिस से किए गए कथनों का हस्ताक्षरित न किया जाना और कथनों का साक्ष्य में उपयोग के बारे में बताया गया है कि क्या वो साक्ष्य के तौर पर उपयोग होता है या नहीं होता है। कमेंट करके आप बताइएगा कि पुलिस द्वारा लिया गया स्टेटमेंट जो है वो साक्ष्य के रूप में जो है उसका उपयोग किया जाता है या नहीं किया जाता है। चलिए, तो आज के इस पार्ट में हम लोग जो है यहीं पर इसको रोकते हैं 162 तक। आगे का जो पार्ट है वो पार्ट 2 में आपको मिल जाएगा इसी के रिवीजन में। तो चलिए, आशा करता हूँ कि आपके लिए वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। शेयरिंग इज़ केयरिंग एंड केयरिंग गिव्स यू हैप्पीनेस। एंड एट लास्ट, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिएगा। चलिए, वीडियो को यही समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।